बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ साथ दूसरों का भी। जब हम अपना ख्याल रखने की बात करते हैं व्यूअर्स, तो सबसे पहली बात जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि हम अपने बड़ों की भी इज़्ज़त करते हैं, अपने बॉसेस की भी इज़्ज़त करते हैं, हम ये भी कहते हैं कि अपने इर्द गिर्द के माहौल की रिस्पेक्ट करें। तो इज़्ज़त तो हम बहुत से मामलात में, बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी सिचुएशंस को देते हैं, लेकिन क्या हम अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को इज़्ज़त देते हैं? आप सोच रहे होंगे कि अपनी बॉडी को इज़्ज़त देने का क्या मतलब है। देखिए व्यूअर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम बात जो आज आप इस गुफ्तगू से टेक अवे करेंगे वो ये है कि अल्लाह ताला का बहुत करम है हम पे कि हमें ये बॉडी, और अगर आपको मुकम्मल जिस्म से नवाजा तो ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आपके सारे ऑर्गन्स हैं, आपके सारे लिम्स, बाजू, टांगे, सब चीज़ें अगर आपकी ठीक तरीके से चलती हैं। नहीं भी चलती, अगर कोई कमी है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर लैकिंग है, तो फिर भी अल्लाह का बहुत करम है। लेकिन व्यूअर्स, ये जिस्म, ये बॉडी जो अल्लाह ने हमें दी है गिफ्ट के तौर पे, इसके अंदर हमने सारी ज़िंदगी जीना है। देखिए, गाड़ियाँ रिप्लेस हो जाती हैं, घर रिप्लेस हो जाता है, हज़ारों चीज़ें आप रिप्लेस कर सकते हैं दुनिया में, ऑर्गन्स भी रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन बॉडी रिप्लेस नहीं हो सकती। अगर आपके जिस्म को कोई ऐसा नुकसान हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कोई इंसान सर से पाँव तक अगर जल जाता है, तो वो अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को, अपने आप को चेंज एक हद से ज़्यादा नहीं कर सकता। सर्जरीज़ वगैरह वटेवर एक हद से ज़्यादा आपको नहीं एक पॉइंट तक पहुंचा सकती। तो अपनी बॉडी को जिस तरीके से अल्लाह ताला ने उसको बनाया है, उसका ख्याल रखना और उसकी रिस्पेक्ट करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये बात हमने इस्टेब्लिश कर ली। अब हमारे जिस्म की क्या ज़रूरियात हैं? सोना, खाना पीना, जो बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे जिस्म के लिए, इसको कंटिन्यू करने के लिए, चलाने के लिए, हमें खुराक की ज़रूरत होती है और पानी की। ये एक तरह से हमारा फ्यूल होता है। आज एक बड़ा ख़ास और एक बड़ा मखसूस दिन मनाया जा रहा है और इसकी मैं हिस्ट्री देख रही थी, तो वो कुछ मैं आपके साथ हिस्ट्री भी शेयर करना चाहूँगी। आज जो है इंटरनेशनल नो डाइट डे है, इंटरनेशनल नो डाइट डे। ये शुरू हुआ था 1992 में बाय मैरी एवंस यंग, यूनाइटेड किंगडम में। और इस दिन को मनाने का मकसद, या इसको जो है क्यों हाईलाइट किया मैरी एवंस ने। मैरी एवंस जो थी वो खुद एक एक्टिविस्ट थी और एक न्यूट्रिशनिस्ट थी और ख़वातीन और जनरली इंसानी हकूक़ के लिए बहुत स्टैंड लेती थी। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में एज न्यूट्रिशनिस्ट ये नोटिस किया कि लोग अपने जिस्म की शेप को और साइज़ को अक्सर कबूल नहीं करते। अब अगर किसी इंसान का कद छोटा है तो वो हर वक्त यही सोचता रहेगा कि मैं अपना कद कैसे लंबा करूं। जिस बंदे का वज़न ज़्यादा है वो पतला होना चाहता है, जो बहुत पतला है वो मोटा होना चाहता है। हर बंदे के अपने अपने मामलात हैं। दूसरी बात, इस दिन को मनाने का रीज़न कि क्रैश डाइट्स, डाइट यानी कि खुराक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज का दिन क्रैश डाइट्स के ख़िलाफ़ है। अब क्रैश डाइट्स क्या हैं? जैसे कि एग डाइट हो गई, या फिर दूध और केले की डाइट हो गई, या फिर बिल्कुल 500 कैलोरीज पे अपने आप को ले आना और बिल्कुल मरने के लेवल पे अपने आप को पहुंचा देना, तो ये क्रैश डाइट्स के ज़ुमरे में आता है। फिर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, कि देखें खाने पीने से रिलेटेड और बॉडी से रिलेटेड लोगों के बहुत से मसाइल होते हैं, जिसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलीमिया। ओबेसिटी भी इसका हिस्सा है, जो जिस्म से रिलेटेड मेंटल हेल्थ के मसाइल होते हैं। बुलीमिया वो लोग जो अपने आप को वॉमिट करा करा के अपने अंदर से खाना निकालने की कोशिश करते हैं, खा लेते हैं काफ़ी ज़्यादा, या जितना भी खाते हैं उसको खाने के बाद हलक पे उंगली डाल के या वटेवर अपने आप को वॉमिट करवा देते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा वो लोग जिनको अपना जिस्म उसके ओरिजिनल साइज़ से बहुत बड़ा लगता है और उसकी वजह से उनके जहन में कॉन्स्टेंटली ये बात घूम रही थी कि मैं बहुत मोटी हूँ, या मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत मोटी हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, और उनके दिमाग से ये बात ही नहीं निकलती, जिसकी वजह से उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। और वो फिर अक्सर अपनी खुराक को और अपनी ज़िंदगी को इतना लिमिट कर लेते हैं कि ढांचों के लेवल की आपको बॉडी नज़र आती है। अब बाय द वे,
कुछ लोगों को एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है और वो दिखने में आपको नॉर्मल साइज़ के लग रहे होते हैं, लेकिन अपने दिमाग में उनको लगता है कि वो बहुत मोटे हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और हज़ारों और मसाइल। फिर फूड फ्रीडम, आखिरी इस दिन को मनाने का मकसद है फूड फ्रीडम, यानी कि अपने खाने को, अपनी खुराक को इंजॉय करना। देखिए व्यूअर्स, अगर खाना सिर्फ फ्यूल की तरह, जिस तरह गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है या सीएनजी डलती है, तो अगर तो खाना इस किस्म की चीज़ होती जैसे फ्यूल होता, तो फिर उसमें जायका क्यों होता? खाने में जायका इसलिए है ताकि हम अगर खा ही रहे हैं दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, तो हम उस खाने को इंजॉय करें। लेकिन जब हम क्रेज़ी और क्रैश डाइट्स पे जाते हैं तो खाना इंजॉय भी नहीं करते, और सच्ची बात है जिस किस्म का खाना अपने लिए तैयार करते हैं वो खाने का जी नहीं चाहता, या फिर क्रैश डाइटिंग भी कर रहे होते हैं और साथ साथ एक्सेस खा रहे होते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स बिल्कुल ये बात नहीं हो रही कि अपनी बॉडी का, अपने जिस्म को एक सर्टन साइज़ पे ना मेंटेन करें, ये बात नहीं हो रही। ज़रूर अपनी बॉडी को उस तरह से मेंटेन करें और उस लेवल पे उसको हैंडल करें जैसे आप चाहते हैं, लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपके जिस्म की, यानी कि आपकी जिस्मानी कुछ ज़रूरियात हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जिसमें प्रोटीन है, जिसमें फ़ैट्स हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें पानी भी शामिल होता है। जब हम क्रैश डाइट्स की तरफ जाते हैं या क्रेज़ी किस्म की डाइट्स को करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अपनी खुराक को बहुत ज़्यादा लिमिट कर लेना या किसी भी एक चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, जैसे कि कीटो डाइट बहुत से लोगों ने की, वो भी एक तरह की क्रैश डाइट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें आप फ़ैट का, यानी कि जो तेल या मतलब तेल से रिलेटेड अज्जा हैं, जैसे कि देसी घी हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, वेरियस चीज़ें हो गई, तो बेसिकली सबसे ज़्यादा मिकदार आप तेल या ऑयल की कर सकते हैं। सेकंड, छोटा सा आपका पोर्शन प्रोटीन का होना चाहिए, और फिर बाकी बहुत कम फल और सब्जियां। अब मुझे एक बात बताएं व्यूअर्स, जो इंसान इस किस्म की डाइट पे होगा, क्या उसके जिस्म में जो उसकी जिस्म की ज़रूरियात हैं वो पूरी होंगी? नहीं होंगी। उसी तरह बनाना एंड मिल्क डाइट, ये एक डाइट है जिसमें 8 केले दिन में आप खा सकते हैं, 3 से 4 ग्लास, 3 ग्लास दूध के पी सकते हैं, और मेरे ख्याल से 8 या 10 केले आप खा सकते हैं। मुझे एक बात पता है व्यूअर्स, क्या केले और दूध में आपकी सारी जो जिस्म की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं होती। तो जब इंसान हफ्ता 10 दिन या 2 हफ्ते इस किस्म की डाइट करेगा, हाँ शायद वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन जिस्म में कितनी ज़्यादा कमियाँ क्रिएट हो जाएंगी, कभी हमने इसके बारे में सोचा है? नहीं। हमें जब वज़न कम करना होता है तो उस वक्त सिर्फ हमें एक ही ख्याल होता है कि बस किसी तरह मेरा वेट कम हो जाए, मैं पतली हो जाऊं। बट हम ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि उस पतला होने की काविश में हम अपनी बॉडी को कितना डैमेज कर रहे हैं, और फिर वो डैमेज किस तरह नज़र आता है, बाल हमारे सारे गिर जाते हैं। अब व्यूअर्स, एक वक्त था जब मैं मॉर्निंग शो पे विदाउट एक्सटेंशंस बैठ ही नहीं पाती थी, बिकॉज मेरे बाल इतने पतले हो गए थे। फिर मैं अपने आप को नेचुरल एंड ऑर्गेनिक की तरफ लेके गई, मैं कुछ ऐसी चीज़ें करनी शुरू की जिनसे मैंने अपने आप को रीएडजस्ट किया, और सच्ची बात है व्यूअर्स, अपने आप को ये तस्लीम करवाया, एक्सेप्ट करवाया कि भाई खाना खाना ज़रूरी है। आप अपनी बेहतर खाने की चॉइसेस कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये तो सरासर ज़्यादती है अपने जिस्म के साथ कि आप अपनी बॉडी को डिप्राइव करना शुरू करते हैं। क्योंकि जब आप अपनी बॉडी में से मेजर चीज़ें निकाल देते हैं तो आपके जिस्म, आपके दिमाग को ये पैगाम देता है कि अब कहत आ गई है या कोई एक फैमिन आ गई है और खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा जिस्म को, तो आप हर चीज़ को स्टोर करना शुरू करें। तो या तो क्रैश डाइट का हमें बड़ा फ़ायदा होता हो ना, हफ्ता 10 दिन क्रैश डाइट आपको फ़ायदा देती है। फ़ायदा इस लिहाज से कि आपका वज़न कम हो जाता है, बहुत से नुकसान और बहुत सी आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, फिर आपकी बॉडी फिर वज़न गेन करना शुरू कर देती है, और फिर आप कहते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और ये जो वज़न उतरना चढ़ना, मतलब चढ़ना उतरना जो होता रहता है, उससे भी आपकी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डैमेज होता है। सो व्यूअर्स, आज जो बात मैं रेज़ करना चाहती हूँ वो ये है कि फ़िटनेस की ऑब्सेशन होना, यानी कि अपने आप को फिट रखना और हेल्दी रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिटनेस की ऑब्सेशन हो जाना, यानी कि आपके दिमाग पे एक भूत सवार हो जाना, सारा वक्त आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके अलावा अपने आप को भूखा मार रहे हैं, हाँ शायद आप पतले भी हो जाएंगे, शायद आपकी बॉडी में मसल्स भी बहुत डेवलप हो जाएंगे, लेकिन अंदर से जैसे कहते हैं ना, आप खोखले हो जाएंगे। और व्यूअर्स, बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है, बॉडी को अच्छे कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत है।
तो अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी है, अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप सिर्फ केले और दूध पे अपने आप को हफ्ता 10 दिन जिंदा रख ले, तो फिर आप डेफिनेटली अपनी खुराक में से सफ़ेद आटा, जिसको हम मैदा कहते हैं, मैदे को निकाल के उसकी जगह होल व्हीट आटे को इस्तेमाल करना शुरू करें या मिक्स्ड मल्टीग्रेन आटे को यूज़ करना शुरू करें। बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में वाइट चावल खाने के बजाय अपने आप को 1 कप बॉयल चावल पे ले आएँ या ब्राउन चावल की तरफ चले जाएं। सूजी का इस्तेमाल करें, जौ का दलिया इस्तेमाल करें, उन चीज़ों को यूज़ करें जो आपके लिए सेहत के लिए भी अच्छे हैं। अब अगर आप प्रोटीन ले ही रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसको डीप फ्राई करके तेल में लपेट के उसको इस्तेमाल करें। देखिए व्यूअर्स, ख़ास जैसे आज हम किचन में भी एक बड़े मज़े की और बड़ी एक डिलीशियस रेसिपी शेयर करेंगे जिसमें ऑयल की कंटेंट ज़्यादा होती है, जो नान रोटी के साथ ही खाई जाती है। लेकिन अगर आप हर रोज़ इसको नाश्ते में खाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट भी किचन में चल रहा है, तो फिर ऑब्वियसली आप अपनी बॉडी को नुकसान देंगे। क्योंकि व्यूअर्स, बॉडी को जिस तरह हम, चले मैं गाड़ी के साथ कंपेयर करती हूँ, जिस तरह गाड़ी को भी आप लेके जाते हैं चेक कराने के लिए, आप उसमें पेट्रोल की जगह पानी नहीं डालेंगे या घर में इस्तेमाल करने वाला तेल नहीं उल्टाएंगे। आप गाड़ी में अगर पेट्रोल डलता है तो पेट्रोल ही डालेंगे, डीजल भी नहीं डालेंगे। तो भाई हमारी बॉडी की जो ज़रूरियात है, हम उनके हिसाब से क्यों नहीं चलते? गाड़ी के अंदर बेहतर से बेहतरीन किस्म की उसकी चेक भी कराएंगे उसको, मतलब मोटरसाइकिल भी होगी तो हेलमेट भी बेहतरीन किस्म का लेने की कोशिश करेंगे। मोटरसाइकिल को जाके उसका ऑयल चेंज, उसके फिल्टर्स वगैरह चेंज, एक एक चीज़ हम करेंगे। लेकिन जब जिस्म की बात आएगी तो पतला होने के अलावा हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। सो जो लोग अपने, जो एक नॉर्मल उनकी बॉडी का साइज़ है, अब देखें कैसे गेज करना है कि आपका बॉडी का साइज़ वेट क्या होना चाहिए। अपने बॉडी मास इंडेक्स को आप कर लें चेक। वो आप गूगल पे किसी भी, मतलब ऑनलाइन आप जाके सर्च इंजन में डालें कि जी हाउ टू चेक माई BMI, बॉडी मास इंडेक्स, वो आप अपना चेक करें। अगर तो आप नॉर्मल रेंज के अंदर आते हैं तो यू आर फाइन। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो ज़रूर अपने वज़न को कम करने के लिए एफर्ट्स करें, लेकिन लाइफस्टाइल को चेंज करें। पागलों वाली जो डाइट्स हैं जिनसे आपके जिस्म को नुकसान पड़ता है वो ना करें। क्योंकि देखें, अगर किसी को मोटापे का भी इशू है, अगर किसी को ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम है, अब ओबीस बंदे को आप क्रैश डाइट पे डालेंगे, अल्लाह ना करे दिल का प्रॉब्लम हो जाए, जिगर का प्रॉब्लम हो जाए, किडनीज फेल हो जाए, अल्लाह ना करे। सो प्लीज़ 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 व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट करनी है, आज का दिन जो इंटरनेशनल नो डाइट डे है, इसको ऑब्ज़र्व करें, ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेके आएँ, कंसिस्टेंसी लेके आएँ और एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करें, जहाँ पे आप डाइट को भी कंट्रोल करें, डाइट को कंट्रोल करें यानी कि लाइफस्टाइल को चेंज करें। डाइटिंग की बात नहीं हो रही। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिम में वर्कआउट करें, वॉकिंग करें, योगा करें, लाइफस्टाइल चेंजेस लाएं, नींद को पूरा करें, पानी की अच्छी ज़्यादा मिकदार लें, 8 से 10 ग्लास पानी डेली। इन सब चीज़ों से आपकी बॉडी ग्रेजुअली पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी और नुकसान की जगह आप अपने आप को फ़ायदे की तरफ ले जाएंगे। आइए ज़रा शेफ़ नूर से भी इस पॉइंट पे उनकी राय लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। शेफ़ नूर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अब देखिए जैसे आपकी और मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट जी। अब सारा दिन अगर हम यही फिगर आउट करने की कोशिश करें कि इस उम्र पे अपना कद कैसे लंबा करें, तो शायद आप कोई ऐसे टोटके और हरबे ट्राई कर भी लें, लेकिन अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा के कोई एक्सटर्नल चीज़ को ठीक करना, दिखने वाली चीज़ को ठीक करना, अंदर से अपने आप को डैमेज करना ज्यादती है। ज्यादती है, बहुत अच्छा, सख्त ज्यादती है। अब अगर आपका वजन, अब जैसे कि वेट की बात होती है, अब कुछ खवातीन अपने प्रॉपर वो जो वेट की ब्रैकेट है उसके अंदर होती हैं, लेकिन उनको भूत सवार होता है कि नहीं भाई मेरी सहेली जो है उसका तो मेरे से 10 किलो वजन कम है। हाँ जी। भाई शायद उसकी जिसामत, उसकी मेटाबॉलिज्म, उसकी सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। फिजिक हर बंदे की डिफरेंट होती है। जैसे अब आपकी फिजिक डिफरेंट है तो मैं ये कहूँ जी, मैं आपको देख के कि आपका तो इतना वेट कम है तो मुझे भी करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ठीक है, आप वर्कआउट करते हैं, आप डाइट का भी ख्याल करते हैं, आप हेल्दी चीज़ें भी खाते हैं, तो अब ये तो नहीं कि मैं अब आपकी कहूँ जी नहीं आपका कम है तो मैंने भी इतना ही करना है, ये ज्यादती है, अपने आप के साथ ज्यादती करेंगे ना, अपने आप में खुश रहना। अब देखें जैसे कि शेफ़ नूर, आपके बाल माशाल्लाह अच्छे घने थिक बाल हैं, मेरे नहीं है। मेरे इवन अपने सारे, अपनी खुराक, अपनी चीज़ें, आपको पता है जब मैंने अपनी खुराक ठीक की तो जो मैं हर वक्त एक्सटेंशंस पहनती थी, अब मैं बिल्कुल भी उस एक्सटेंशन नहीं पहनती, ये मेरे अपने बाल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा घने और थिक नहीं है, मेरे हमेशा से फाइन बाल थे,
बट एटलीस्ट गंजे पैचेस नहीं सर में नजर आ रहे। वो सिर्फ एक्सटेंशन मैं इसलिए पहनती थी क्योंकि मैं इतनी ज्यादा बुरी बुरी डाइट्स करती थी कि मेरी स्किन में भी इश्यूज होने शुरू हो गए, मेरी स्किन पे छाइयां पड़ गई, बिल्कुल सही, आयरन की डिफिशिएंसी हो गई। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या फायदा हुआ, पतले हो जाओ अपने लेकिन आप को हालत तबाह खराब कर लो, अपने आप को तबाह कर मैं लो। डेली एक्सरसाइज करती हूँ, मैं अपनी मर्जी से खाती पीती हूँ, हाँ वॉक भी करती अल्लाह हैं, का हाँ। शुक्र है, वॉक करती हूँ, पानी की ज्यादा मिकदार लेती हूँ। लोग मुझे कहते हैं हमें फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला वही है जो हर रोज हम प्रोग्राम खाती आप हैं लेकिन आप अपनी क्वांटिटी कम रखती हैं, बिल्कुल पोर्शंस में खाती हैं। बिल्कुल। तो हाँ जी, ऐसा हाँ। करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं, इसी बिल्कुल। गुफ्तगू को किचन में कंटिन्यू करेंगे। आज व्यूअर्स असल में वो जरा दुखती रग पे वो रख ली ना उंगली, क्योंकि ये सब पंगे जो मैं आपको कह रही हूँ कि ना करे, कर चुकी हूँ, हाँ जी। अपनी जात को टॉर्चर कर चुकी हूँ। शेफ नूर भी इस सारे फेज से गुजर सके, वजन कम करना, ये नहीं करना, ये करना, वो करना। व्यूअर्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं ताकि सिर्फ पतले ना हो, आप अपनी जिंदगी को एक भरपूर अंदाज में जी सकें, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। कोई भी क्रैश डाइट का बंदा दुनिया में ऐसा नहीं है जो क्रैश डाइटिंग कर रहा और कहो कि मेरा मूड बहुत अच्छा है। मूड भी खराब, दिमाग भी खराब, टॉर्चर से गुजर रहे हैं और फायदा भी कोई नहीं। जी। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे और किचन में जानेंगे कि आज इंटरनेशनल नो डाइट डे पे कौन सी ऐसी डिश बना रही हैं शेफ नूर, क्योंकि आज के दिन को मनाने का एक और तरीका ये है कि वाह वाह खाओ, जो खाना है खाओ, अपनी कैलोरीज को नहीं आज के दिन आपने गिनना, इंजॉय करें आज का दिन। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। पता नहीं किचन में कुछ फ्राई कर रही हैं शेफ नूर, क्या मसला है आपको शेफ नूर? कभी कोई मतलब सैंडविच ही बना लिया करें। आज डाइट डे है आज लेकिन हमारा नहीं नहीं, आज इंटरनेशनल नो डाइट डे है। हमने डाइट नहीं करनी आज। हाँ, मगर आप बनाए ऐसी चीज नहीं है जो मेरी फेवरेट है, मुझे पता है। एब्सोल्यूट फेवरेट है। जी। चले आप खुद ही अच्छा चले व्यूअर्स आप गेस करें मैं क्या बना रही हूँ, हम लोग किचन में क्या बना रहे होंगे इस वक्त जो मेरा फेवरेट है और जो नो डाइट डे पे 100% बनता है। और ये भी आपको पता है कि हम ब्रेकफास्ट वीक जो है अपने किचन में कर रहे हैं कि जी हमारे जो देसी नाश्ते, इवन वेस्टर्न नाश्ते, उसकी तरफ भी हम आएंगे, लेकिन हमारे जो देसी नाश्ते हैं, तो देसी नाश्ते में मेरी फेवरेट क्या है बताएं आप? बीफ निहारी। जय थैंक यू। बीफ की ही निहारी होती है, ये कहना छोड़ दे बीफ निहारी, नहीं, लोग चिकन निहारी बनाते कुछ नहीं होती, वो नहीं होती, वो हम कहते हैं नहीं लेकिन होती। लोग बनाते हैं। ये झूठ है। वो चिकन का शोरबा होता है जिसमें निहारी मिक्स डाला होता है आपने, वो बिल्कुल भी निहारी नहीं होती। मतलब चिकन की निहारी होती नहीं है, बीफ की निहारी होती है। बट ठीक है, हम दोनों ने डिसाइड कर हाँ लिया। जी, अब वो- आप अपनी चिकन निहारियों के नाम बदल लें। हाँ वो जी। कहते हैं ना दिल को खुश करने के लिए ये ख्याल भी अच्छा गालिब है, ख्याल गालिब। भी अच्छा है, हाँ। बिल्कुल। अच्छा जी, अब मैं ये क्या कर रही हूँ? हम लहसुन अदरक की पेस्ट को जो है हम इसको फ्राई कर रहे हैं। जब इसको गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम थोड़ा सा ये अपना पानी डालेंगे और उसके बाद ये हम अपना ये मसाले डालेंगे। ठीक है जी। पहले मसाले क्यों नहीं डालेंगे? मसाले क्यों नहीं भूनेंगे थोड़े से? अब पहले भून मसाले लें। भून लूं हाँ। और उसके बाद पानी डाल दूं? हाँ जी। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अच्छा और उसके बाद हम अपना ये बीफ है जो कि हमने बॉईल किया हुआ है। वैसे तो हमारे पास ज़ाहिर टाइम नहीं है तो हमने इसको बॉईल कर लिया है, यखनी बना ली है। इसमें सारे साबुत खड़े मसाले और इसमें जो है मैंने लहसुन अदरक साबुत और प्याज डाल के इसको मैंने यखनी बना ली है, उसको ला लिया गोश्त को। बिल्कुल ठीक है, 80% ये गल गए। और अब मैं रेसिपी बोल देती हूँ अगर आप कहती हैं हाँ, तो, हम है इंग्रेडिएंट्स ना? की तरफ चले हाँ, जाते हैं। लेकिन इसको थोड़ा ब्राउन करेंगे। नहीं मैं ब्राउन करके हाँ, मसालों ठीक को है। 2 सेकंड के लिए भून के उसके बाद उसमें वो पानी जैसे आपने कहा डाल के, उसके बाद फिर मैंने क्या करना है? उसके बाद ये फिर हम डालेंगे गोश्त गोश्त डाल के भूनेंगे और उसके बाद हम अपनी स्टॉक डालेंगे जो इसमें से हमने बनाई हुई है ठीक और फिर हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। और उसके बाद जो है हम इसको आटे से थिक करेंगे, आटे को हम भूनेंगे। मैदा प्लीज व्यूअर्स ना डाला ना करें, मैदा, मैदे ना का बहुत कॉर्नफ्लावर। बुरा टेस्ट आता है। जी, और wheat वो- flour। बिल्कुल। और आप अगर आटा भी डाल रहे हैं हाँ। तो प्लीज उसको पहले भून के भून डाला लें, करें। गंदम का आटा हमने गंदम यूज़ का करना डायरेक्ट है। मत डाला करें, हाँ बहुत जी। बुरा। ये देखे ना मैं इसीलिए डालने लगी थी इस तरह। आपका ये नीचे से ना सारा हो गया। चलें जी, आ जाते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की Ingredients की तरफ। तरफ। मैं तो अपने काम करती रहूंगी। बीफ साथ-साथ। निहारी के लिए बीफ चाहिए जी हमें मछली का 1.5 किलो। हड्डी हमें चाहिए उसकी अलग से, नली वाली हड्डियाँ हमें चाहिए 1 किलो। हरी मिर्च की पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन की पेस्ट 4 खाने के चम्मच, अदरक की पेस्ट 3 खाने के चम्मच, निहारी मसाला 2 खाने के चम्मच। और इसमें कॉर्नफ्लावर है लेकिन इसको हमने नहीं डालना, हम गंदम का आटा यूज़ करेंगे 1 कप। प्याज तड़के के लिए 1 अदद चाहिए, घी हमें चाहिए 1 कप।
एक हम ये मसाला बनाएंगे, और जिसके लिए ये मसाले के लिए हमारे पास है जी हरी इलायची 4 से 5 अदद, बादियान के फूल 2 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, जायफल आधा टुकड़ा, जवत्री 2 फूल, सौंफ 1.5 खाने का चम्मच, सूंड 2 अदद। अगर सूंड आपके पास नहीं इसको है, हम ड्राई जिंजर कहते हैं, अब ये डाल दूं अंदर जी, और जिसको हम ड्राई जिंजर कहते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो पाउडर डाल लें आप। अच्छा, ये जो बाकी की हड्डियां हैं वो नहीं हमने डालनी? नहीं, इसमें से हमने निकाल लिया, लेकिन अगर हम डालना चाहें तो अगर ताकि हमारा रस निकले, हाँ बस ये डालेंगे, ये वाली एक हाँ हम जी, बड़ी हड्डी हाँ और जी, डाल देंगे, बिल्कुल और ठीक इसको है। हम अच्छे तरीके से भूनेंगे और उसके बाद हम अपनी स्टॉक डाल देंगे। क्योंकि एक्चुअली व्यूअर्स हड्डी से यखनी 12-14 घंटे भी निकलती है जी, सो आपको इतनी मार्जिन उसको देनी है। मैंने इसको फिलहाल प्रेशर में 2 घंटे दिए। नहीं मैं वैसे अगर, कह हाँ रही जी, हूँ अगर कि आप अगर आप हड्डियों को डाल दें तो हाँ उसका जी, रस निकलता रहेगा, रस एंड में आप निकलता बेशक रहेगा, निकाल दीजिएगा, निकाल लें आप, हाँ जी। बट थोड़ा सा इसको भूनना जरूरी है जी, इसको हम पहले भूनेंगे और उसके बाद। अच्छा जी, तेज़ पत्ता 2 अदद है, साबुत धनिया 1.5 खाने का चम्मच है, लौंग 6 से 7 अदद है, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच है, बड़ी इलायची 2 अदद है, दालचीनी 2 स्टिक हैं, अजवाइन 1 चाय का चम्मच है। इन सब मसालों को हमने रोस्ट करना है, और रोस्ट करके हमने इसको ग्राइंड कर लेना है, और ग्राइंड करके इसमें से हमने 1 टेबलस्पून भर के ये डालना है मसाला। जैसे कि अभी हमने निहारी मसाला और हमने इसमें जो हमने ये मसाला बनाया है 1 टेबलस्पून ये दोनों डाल दिए हैं, क्योंकि ये घर का मसाला है। अगर आप नहीं बाहर का यूज़ करना चाहते तो इसी में लाल मिर्च पाउडर डाल दें और थोड़ी सी हल्दी डाल के मिक्स करें, और इसमें आप 2 से 3 खाने के चम्मच आप डाल दें। अच्छा, मैं एक चीज़ हमेशा करती हूँ कि जब इस तरह आपने मसालों की रेसिपीज़ होती है ना, जैसे आप भी करती हैं, कि सिर्फ नमक जो है ना आप स्किप कर दें। हाँ जी, उसका फ़ायदा ये होता है कि मसाला आपने अपनी मिक़दार मर्ज़ी से डाल लिया, नमक फिर आपने उतना डाला जितनी ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है। बिकॉज जो बाहर के मसाले होते हैं उनमें यही तो प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, क्योंकि उसमें नमक डला हुआ होता है, नमक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता ही है। ज़्यादा होता है। और बात ये कि अगर आपको नमक ज़रा कम डालना है तो फिर आपको मसाला कम डालना है, फिर आप मसाला कम डालेंगे तो जायका वो नहीं आएगा। हाँ जी, नमक ना ही डालें तो ज़्यादा बेहतर है। नमक के बगैर ये मसाले ग्राइंड करके रखे करें। सॉल्ट लास्ट चीज़ होनी चाहिए आपके उसके ऊपर। बस इसको हम अच्छे तरीके से हम इसको भूनेंगे, और उसके बाद हम अपनी यखनी डालेंगे और हल्की आंच पे हम इसको 1 से 1.5 घंटा पकाएंगे, और उसके बाद हम इसी यखनी थोड़ी सी बचा लेंगे, और उसी में हम अपना आटा जो है इसको हमने रोस्ट किया हुआ है, और इसमें हम यखनी डाल के और इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, 7 चम्मच चलाते जाएंगे, और फिर कम से कम आटा डाल के 5 मिनट के लिए हम फुल आंच पे पकाएंगे इसको, फिर हल्की आंच कर देंगे, और फिर एक प्याज लेके उसमें 1/3 घी डाल के या ऑयल और उसका तड़का लगा दें, और बस फिर 2 से 3 मिनट दम पे रखें। और गार्निशिंग के लिए हमारे पास अदरक है और नींबू है और हरी मिर्च है और धनिया पुदीना है, और इससे हम गार्निशिंग कर देंगे। बिल्कुल, और मैं भी यही चाहूँगी कि हम लोग घर पे ही ये चीज़ें बनाएं। असल में व्यूअर्स अभी थोड़ी देर बाद ना जब हम वापस ब्रेक के बाद ऑन एयर आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर साहब, उनसे हमने बात करनी है हेपेटाइटिस की। देखें, ऑन एयर ये खाने बनाने का एक ही रीज़न है कि आप ये जो सारी चीज़ें बाजार से, अब ये डेली मैं शेफ नूर कल भी यही बात की है, आज भी यही बात रिपीट कर रही हूँ, लोग कहेंगे कि टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह लगी हुई है जुगन, बट बात ये कि व्यूअर्स ये सारी चीज़ें घर पे बन सकती हैं, क्योंकि बाजार से आपको एक निहारी की प्लेट ही इतनी महंगी मिलेगी कि उस प्लेट में आप 2 प्लेटों में पूरे घर का आप खाना बना लेंगे। जी, 2 क्या है 1 में। हाँ जी, ये थोड़ा सा पानी इसमें, पानी और डालूं इसमें? ठीक है, मैं भी डालती हूँ, बल्कि यखनी डाल के इसको यखनी डाल थोड़ा सा। हाँ हाँ जी, तो मैं ना अगर मुझे वो मिल जाता ना थोड़ा सा एक दूंगा चम्मच, तो ये हम ठीक है थोड़ी थोड़ी यखनी डाल के नीचे जो मसाला लग रहा है ना उसको आपने बेसिकली उतारना है ताकि वो आपका जो फ्लेवर है ना वो ठीक हो जाए। तो अभी थोड़ा सी यखनी डाल के फिर हम इसको मज़ीद भूनेंगे, राइट जी। क्योंकि व्यूअर्स मेन चीज़ इज़ द भूनना। अभी आपका जैसे अब जब नीचे इसके जैसे मसाला लग रहा है तो आपने इसको घुमाते रहना है चम्मच को, ताकि नीचे से ना जो आप पानी डाल रहे हैं उससे वो आ जाए और साथ साथ आपका ये जो फ्राइंग हो रही है वो भी होती जाए। वैसे तो निहारी होती है बीफ की, लेकिन बाज़ लोग बीफ नहीं पसंद करते तो मटन की भी आप बना सकते हैं। हाँ, मटन का भी आप जो है वो रान का मछली वाला गोश्त, लेकिन मज़े का तभी बनेगा जब आप इसको रेड मीट में बनाएंगे। हाँ जी, सच्ची बात है व्यूअर्स, चिकन में वो वाला फ्लेवर नहीं आता, तो कोई ये नहीं कह रहा कि आप अगर आपको बीफ नहीं पसंद तो आप बीफ की ही बनाएं। और देखिए आगे अब बड़ी ईद भी आने वाली है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह खैर से अल्लाह लेके आए। हाँ जी,
तो जब आगे ईद आनी है तो ईद पे लोगों ने पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनानी हाँ हैं। जी, बिल्कुल। अब जैसे कल हमने हलवा पूरी बनाना सिखाया, उससे पहले हमने मुर्ख चने बनाने सिखाए, जी। आज हम निहारी बनाना सिखा रहे हैं। तो ये सारी रेसिपीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह ईद का बस करेंगे वीक। आई थिंक सो, है ना? आई थिंक सो। हाँ जी। हमने यही सोचा था कि हाँ हम जी, शायद ईद नेक्स्ट का। वीक जो है हाँ जी, ईद का वीक। ईद की स्पेशल हाँ जी। रेसिपीज़ के हम थोड़ा सा एक पहले से लोगों को टीज़र दे दें कि हाँ ये जी। चीज़ें हो सकती जी हैं। बिल्कुल। क्योंकि व्यूअर्स हम रेसिपीज़ और चीज़ें तो आपके साथ करते हैं शेयर, और मैं ये भी चाहूँगी कि सिर्फ हम वो जो कहते हैं ना गोश्त की रेसिपीज़ ना शेयर करें, कुछ नॉट गोश्त की भी शेयर हाँ करें। जी। होता ये है कि जब ईद आती है और ईद के मौके पे दस्तरखान सजता है तो सिर्फ गोश्त नजर आ रहा होता है। प्लीज व्यूअर्स, हर बंदा गोश्त नहीं खाता। टी ट्रॉली में कुछ कर सब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, सुन्नत के पॉइंट ऑफ व्यू चक जरूर लेते हैं जो लोग नहीं खाते गोश्त, लेकिन प्लीज ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि मीट के अलावा भी हाँ जी। इक्का दुक्का चीज कोई हाँ एक जी। जैसे अचारी माश की दाल बना ली, हाँ जी, कोई मिक्स सब्जी पालक मिक्स पनीर सब्जी। बना ली, बिल्कुल। तो ये बड़े अच्छे ऑप्शंस हो हाँ जी, जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब इसको कितना और हमने भूनना है? बस थोड़ा सा और भुनेंगे, फिर हम यखनी डाल देंगे। थोड़ा और हम इसको भूनेंगे और इसमें यखनी डाल देंगे एंड व्यूअर्स काम बेसिकली डन है। अच्छा, हाँ फिर जी। इस पे हम आटा के स्टेज पे डालेंगे क्योंकि जब आखिरी ये आटा हमारा- रह जाएगा हाँ ना? जी, एंड पे डालेंगे जब हमारा गोश्त बिल्कुल गल जाएगा, क्योंकि ये मैंने इसमें मछली का गोश्त यूज़ किया हुआ है। हाँ जी। हाँ जी, तो वैसे भी ये सॉफ्ट है और थोड़ा सा हमने इसको प्रॉपर जरा भून लेना ताकि वो जो एक हमक या जिसको हम कहते हैं ना वो एक स्मेल आ जाती हाँ है जी। खाने में, लेकिन हमने जो खड़े मसाले डालने हैं उससे हमारी स्मेल बिल्कुल खत्म हो गई है। बिल्कुल खत्म हो गया। और हाँ जी। हमने क्योंकि सबसे पहले जिंजर एंड गार्लिक को वो किया था। अच्छा, क्योंकि आपसे वादा किया कि ब्रेक के बाद हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और हम बात क्या करेंगे, हेपेटाइटिस की बात करेंगे। व्यूअर्स, जहाँ पे टाइफाइड की कुछ दिन पहले हमने बात की, आज हेपेटाइटिस पे बात करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सीज़न कुछ ऐसा है हाँ जी, कि इस सीज़न में लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार होना शुरू हो जाते बिल्कुल। हैं। सो इसलिए थोड़ी सी इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं और कहाँ से खा रहे कहाँ से हैं। खा रहे हैं। इसीलिए घर में सारी बनाने की चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो प्लीज़ ख़ास आप लोगों ने एहतियात करनी है। और छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे डॉक्टर साहब के साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। देखें, आज जिन स्पेसिफिक डॉक्टर को हमने बुलाया है उनको बुलाने से पहले हमने घर पे ही आपको बता दिया कि आपकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं वो आप कैसे बना सकते हैं और कितनी आसानी से बना सकते हैं और कितनी सस्ती बना सकते हैं, और उन सबसे बढ़ के कितना ज़्यादा क्वालिटी पे कंट्रोल करते हुए साफ़ सुथरी खुराक आप कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि जब एक माँ घर में खाना बनाती है या कोई घर का फ़र्द घर में खाना बनाता है तो वो बहुत ख़ास एहतियात करता है कि कोई मतलब पानी जो खाने में डल रहा है या जिससे सब्जियां फ्रूट्स डाले वो साफ़ सुथरा हो। अगर आप पानी इस्तेमाल कर रहे हो किसी चीज़ में तो वो बॉइल्ड हो। अगर आप खाने की कोई चीज़ कर रहे हैं तो चिकन है, मीट है, वोटेवर है, वो ख़राब ना हो, उसमें कोई एक एक चीज़ का इंसान अपने घर में ख्याल करता है। लेकिन रेस्टोरेंट्स में और बाहर सच्ची बात है व्यूअर्स, वो अपने हिसाब से अपने तरीके से चीज़ें बनाते हैं। और हमने बहुत से ऐसे केसेस सुने हैं कि एक रेस्टोरेंट पे किसी ने खाना, कुछ लोगों ने खाना खाया, बाद में पता चला कि उस दिन जिसने भी उस रेस्टोरेंट से खाना खाया वो बीमार हो गए। तो अपनी फैमिली की सेहत अपने कंट्रोल में लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो भी आपकी शौक की चीज़ें हैं, और ऑब्वियसली कुछ अपने पेट पे, निज़ाम हज़म पे भी तरस खाएं, क्योंकि हर रोज़ निहारियाँ, पाए, हलीम इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो ऑब्वियसली आपके इंटरनल सिस्टम भी डिस्टर्ब होगा। लेकिन आज हमने स्पेसिफिकली बात करनी है हेपेटाइटिस की। हमें ज्वाइन किया है कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट ने, डॉक्टर उस्मान नईम ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये वाली जो एक बात होती है ना कि कहने को हाँ जी उनको हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस जॉन्डिस हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, कहने को तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअली हेपेटाइटिस बहुत डेंजरस और जानलेवा बीमारी है, राइट? जी जी। तो हेपेटाइटिस है क्या? हेपेटाइटिस बेसिकली इसे उर्दू में कहिए तो ये है जिगर का सूज जाना, जिगर की सोजिश। जिगर की सोजिश। अब हेपेटाइटिस की वजूहात हैं, स्टेजेस हैं। जो हेपेटाइटिस की बड़ी बड़ी वजूहात हैं, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह है वायरल हेपेटाइटिस है, जो वायरस की वजह से होता है। दुनिया में जो सबसे बड़ी हेपेटाइटिस की वजह है वो जिगर की चर्बी है, जिसे फैटी लिवर कहते हैं, जो आजकल हर दूसरे बंदे का है पाकिस्तान में। हर डाटा कहता है कि
इतना ज़्यादा ये दुनिया में कॉमन है कि हर तीसरा बंदा फैटी लिवर का शिकार है। और ये जान के आपको हैरानगी होगी कि 2030 के बाद पाकिस्तान में और अमेरिका में इवन इस टाइम जो लिवर ट्रांसप्लांट की सबसे नंबर 1 रीज़न है वो फैटी लिवर है। फैटी लिवर की वजह से लिवर ट्रांसप्लांट सबसे बड़ी रीज़न है। अच्छा, पाकिस्तान के जो डायनामिक्स हैं वो ऐसे हैं कि यहाँ पे हमें जो सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस देखना पड़ता है वो वायरल हेपेटाइटिस है, जो वायरस की वजह से फैलता है। अब उसे हम 2 कैटेगरीज में देख रहे होते हैं, एक जो गंदे पानी और खुराक से फैल रहा है और एक जो ब्लड कॉन्टैक्ट और ख़राब सिरिंजेस से फैलता है। ये 2 फ़र्क हैं। ए और ई गंदे पानी और गंदी खुराक से फैलता है जिसे पीला यरकान कहते हैं। बी और सी गलत सिरिंजेस या ब्लड कांटेक्ट से फैलता है जिसे काला यरकान कहते हैं। ठीक है। जो खुराक से पानी से होना है उसने एकदम से हो जाना है, आंखें पीली होनी अच्छा, है। एक सेकेंड, पहले हम खुराक वाले की बात करते हैं, फिर हम सुइयों वाली की बात कर लेते हैं। खुराक वाले में कौन से वाले? हेपेटाइटिस ए एंड ई। अच्छा, इनमें होता क्या है, इसकी अलामात क्या है? आंखों का पीला हो जाना, मतली होना, पेट में दर्द होना। नहीं तो आंखें तो पीली और मुंह तो पीला बच्चे का पैदाइश पे भी होता है डॉक्टर साहब। वो एक और किस्म का हेपेटाइटिस है, लेकिन ये जो पीलिया जिसे कहते हैं या पीला यरकान जिसे कहते हैं, जो खाने पीने से होता है, ये हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से होता है। बिल्कुल ठीक है। तो जो जब बच्चा पैदा होता है ना व्यूअर्स, परेशान होने की बात नहीं होती है, कोई डरावनी बात नहीं है। अक्सर बच्चों को हल्का फुल्का जॉन्डस हो जाता है, जिसको लोग कह देते हैं कि जॉन्डस है, क्योंकि वो पिलाहट और वो सारा कुछ होता है। लेकिन फ्यू डेज के अंदर प्रॉपर अगर आप धूप शूप ये वो चीज़ें करें तो वो रिजॉल्व भी हो जाता है। सो वो परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जो हेपेटाइटिस 8 साल की उम्र पे, 6 साल की उम्र पे, 40 साल की उम्र पे हो जाते हैं, जिनमें ए और ई की अभी हम बात करें, उनके बारे में ऑब्वियसली एहतियात करनी ज़रूरी है। जी। अच्छा, वो न्यूनेटल हेपेटाइटिस अगर 10 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाए तो ठीक है, अगर वो प्रोलॉन्ग करे तो वी नीड टू इन्वेस्टिगेट। अब जो पीला यरकान है, इसमें सिर्फ एक एहतियात करनी है और इससे जान छूट जानी है, वो ये है कि पानी उबला हुआ पीना है और एक टाइम का खाना दूसरे टाइम नहीं खाना, गंदी खुराक नहीं खानी, तो हेपेटाइटिस ए और ई हो ही नहीं सकता। क्या मतलब एक टाइम की खुराक दूसरे टाइम नहीं खा रही, तो ये नहीं कि लंच वाला खाना डिनर में नहीं खाना? अब बस खराब हुआ ना खाए, ये कहे ना डॉक्टर साहब। अब देखिए, हम लोग जब घर में, मेरे घर में भी जब हम लोग सालन खाना वगैरह बनाते हैं तो हम लोग कुछ 12 बजे तक खाना तैयार हो जाता है। दोपहर का खाना बच्चे वगैरह खाते हैं, अक्सर मैं और फैसल जो है वो काम शाम ये वो, तो हम जब शाम को वापस आते हैं तो रात का खाना फिर हम खाते हैं, तो वही खाते हैं ना जो दोपहर का बना हुआ होता है। बस खराब ना हो, असल में कहने का ये मतलब ये है कि प्रॉपर उसकी रेफ्रिजरेशन या उसको मैनेज करें। जैसे अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है तो फिर उसी टाइम जो खाना आपने बनाया है उसको ख़त्म करें और मुका दें, ख़त्म करें। ठीक है। अगर खुदा न खास्ता ए या ई हो जाए हेपेटाइटिस, इसका इलाज क्या है डॉक्टर साहब, और क्या ये जानलेवा है? क्योंकि फिर मैं दूसरे वाले की तरफ आऊँगी। जानलेवा है लेकिन बहुत कम, हज़ारों में से एक बंदा ऐसा होता है जिसे वो नुकसान पहुंचाता है। अमूमी तौर पे 99% लोग खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। मतलब कुछ भी नहीं लेना कुछ होता, भी नहीं करना, कोई दवाई, एंटीबायोटिक, कोई वायरल, नथिंग, सिर्फ जो अलामात हैं जैसे पेट दर्द हो रहा है, एंटीवायरल भी नहीं लेना, नहीं कुछ भी नहीं लेना। 2 हफ्ते के अंदर उसने खुद ही खत्म, फ्लू नहीं खुद खत्म होता, वो भी तो कुछ भी नहीं करना। उसकी लाइफ स्पैन है ना एक। अगर फॉर एग्जांपल किसी को पीला यरकान है तो उसको डॉक्टर कोई दवाई नहीं देगा, कोई उस तरह का नहीं करेगा, लेकिन डॉक्टर के पास चेकअप जरूर करा लेना चाहिए, राइट? क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि जैसे आपने कहा कि उसका कुछ नहीं है तो लोग कहेंगे अच्छा थोड़ा इसको यरकान हुआ है, थोड़ा सा खैर है। तो मैं चाहती हूँ कि ये भी क्लियर कर दें कि चाहे उसका इलाज उस तरह से नहीं है मगर चेकअप और तशखीस जरूरी है। अच्छा, मैं बताता हूँ डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अच्छा ठीक है। ये अच्छा, पीला यरकान हो गया, हेपेटाइटिस ए और ई था, चाहे जितना मर्जी पीला है, उसमें अगर रेड फ्लैग्स नहीं है, ख़तरे के निशानात नहीं है, तो इसने खुद ही 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाना है 99% लोगों में। 1% में वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता जिस्म पे नीले रंग के निशान धब्बे पड़ने शुरू हो जाए, कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, मरीज़ गनूदगी में जाना शुरू हो जाए, या उसका इनटेक 2.5 लीटर से कम हो जाए, वो इतना पानी, जूस, ग्लूकोज ना ले सके और उसकी खुराक कंप्रोमाइज़ हो जाए, तो फिर डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए।
अगर हल्का फुल्का से यरकान, अमूमी तौर पे हमारे पास पेशेंट आते हैं, उन्हें हल्का फुल्का यरकान होता है, 2 3 4 बिलोरुबिन होता है, पेशेंट खा पी रहा होता है, चल रहा होता है, थोड़ी नकाहत कमज़ोरी होती है और उसे फील अच्छा नहीं हो रहा होता, तो हमने जस्ट काउंसल करना है, ऑब्ज़र्व करना है, 2 से 3 हफ्ते लगने हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसने ख़त्म हो जाना यरकान, हेपेटाइटिस ए और ई ख़त्म हो जाएगा। और ये इसकी कोई तशख़ीस की जाती है या इसके कोई टेस्ट वगैरह होते हैं डॉक्टर साहब? 3 स्टेप है। सबसे पहले आंखें पीली लग रही हैं, LFTs करवा लें। LFT, ठीक है। LFTs में पता लग गया कि ये बेटा के व्यूअर्स, LFT मींस लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट करवा लें। अगर पता लग गया कि वाकई ही ये जॉन्डिस है, कई दफ़ा आंखें पीली बगैर जॉन्डिस के भी हो जाती हैं, जॉन्डिस है, लिवर की इन्फ्लेमेशन है, हेपेटाइटिस भी है, तो हेपेटाइटिस ए और ई का टेस्ट करवा के जस्ट नीड टू कंफर्म कि ये हेपेटाइटिस ए ही है, कुछ और नहीं चल रहा। हेपेटाइटिस ए ई का भी LFTs करवाए, यरकान का पता चल गया है, ए करवाया, हेपेटाइटिस ए ई का पता चल गया। और 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम INR चेक करते हैं और सीरम एल्ब्यूमिन के लिवर का फंक्शन भी सही जा रहा है। ठीक है, कि यानी कि जिगर सही चल रहा है। जिगर सही चल रहा है। ये 3 चीज़ें अगर ठीक है तो हम ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं, कोई 3-4 दिन बाद दोबारा टेस्ट करवाते हैं। अगर वो सेटलिंग सही हो रहे हो, नीचे की तरफ टेस्ट आ रहे हो और मरीज़ भी बेहतर हो रहा हो, तो खुराक में क्या रिकमेंडेशंस होती हैं खाने पीने की? अच्छा, ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि खुराक क्या लेनी है। हमें जो सबसे बड़ा मसला आता है, जो चैलेंज आता है, कि हम जब लोगों को कहते हैं कि तुम्हें यरकान है, तुम अंडा खा लो, तुम मछली खा लो, तुम गोश्त खा लो, तो हमारी तरफ उठ के देखते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो हमें मिसगाइड कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि ये एक अमूमी ये बात बिलीव की जाती है कि अगर आपको यरकान है तो बिल्कुल ही आप खिचड़ी और यखनी पे आ जाए, ठंडी चीज़ें या हाँ, यखनी भी नहीं, क्योंकि यखनी गर्म होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोटीन इनटेक, जो भी पेशेंट, जो भी कोई बीमार है, उसका प्रोटीन इनटेक हमें अच्छा करना चाहिए नॉर्मल डेज़ की बजाय। इसमें उबले हुए अंडे ज़रूर लें, उसमें गोश्त की 1-2 बोटियाँ ज़रूर खाएं, यखनी पी सकते हैं। हाँ, मसला ये होता है, अच्छा लेते क्यों नहीं, मसला ये होता है कि जब आप मसाले इस्तेमाल करते हैं तो ख़ारिश होने का ख़तरा होता है, मसाले नहीं इस्तेमाल करने। दूसरी चीज़, जब उसमें ऑयल या चिकनाई इस्तेमाल करते हैं, उससे पेट फूलने का ख़तरा होता है, ब्लॉटिंग, क्योंकि हाजमे का निज़ाम थोड़ा स्लो हो गया ना। बिल्कुल ठीक तो है। मसाले कम इस्तेमाल करने हैं, चिकनाई कम इस्तेमाल करनी है, यानी कि आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। हाँ, गोश्त, जिसकी हम अंडा, हर रोज मछली। बात करते हैं प्रोग्राम पे कि भाई प्रोटीन की अच्छी मिकदार खाया करें, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, फैट्स की मिकदार रखें अपनी डाइट में, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। अच्छा, अब अगर कोई कीटो डाइट पे है और वो फैसला और उसको यरकान हो जाए तो उसका तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, क्योंकि लेते ही सिर्फ चिकनाई है उसके दौरान। सो माई पॉइंट इज, प्लीज, क्योंकि आज इंटरनेशनल नो डाइट डे भी है, जहाँ पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की इंकरेजमेंट दी जाती है, क्रैश डाइट से दूर रखा जाता है, वो भी आपके सिस्टम्स को व्यूअर्स बर्बाद कर देता है। तो डॉक्टर साहब ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो काला यरकान, जिसमें आई थिंक हेपेटाइटिस B, C एंड D, ये 3 हेपेटाइटिस आते हैं जो ज़रा डेंजरस वाला होता है। इस पे हम इंफॉर्मेशन लेंगे डॉक्टर साहब से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक से पहले ज्वाइन किया था डॉक्टर उस्मान नईम ने, जो कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है एंड हेपेटोलॉजिस्ट है। इन्होंने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हेपेटाइटिस ए या ई हो, जिसको पीला यरकान कहते हैं, क्या करना चाहिए, उसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब डॉक्टर साहब, काला यरकान। काला यरकान पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई आबादी के लिहाज से रेशो किसी मुल्क में काले यरकान की हेपेटाइटिस B, C की है तो वो पाकिस्तान है। नंबर 1, पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस B और C है। WHO की रिकमेंडेशंस हैं कि पाकिस्तान के हर बंदे का हेपेटाइटिस B, C का टेस्ट होना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम काले यरकान के साथ ये है कि ये तब तक अलामात नहीं देता जब तक जिगर 80% तक ख़राब नहीं हो चुका होता। तो बस इस्तग़फ़ार, ऑलमोस्ट लाइक किडनीज, कि जब किडनीज भी जवाब दे रही होती हैं तो वो जब जवाब दे देती हैं तो तब स्वेलिंग और वो सारे मसले होने शुरू होते हैं, उस वक्त तक कोई अलामात नहीं आती।
साइलेंट किलर। साइलेंट किलर, और इसका जो इलाज है वो बहुत मुश्किल है ट्रांसप्लांट करवाना जब एक दफ़ा जिगर ख़राब हो जाए। नहीं देखिए, वो तो ख़राब जिगर का इलाज जी, है ना। जी। सवाल ये है कि अगर किसी को काला यरकान हो जाता है, तो अब आप कह रहे हैं कि अलामात 80% पे नहीं आते, तो फिर बंदा इलाज फिर मुझे आप गाइड करें। बेसिकली इसीलिए WHO ने रिकमेंडेशंस दी कि पाकिस्तान में जो भी किसी भी हॉस्पिटल में जाए, किसी भी क्लिनिक पे जाए, कोई भी उसका ट्रीटमेंट आपने उसे देना है, उसका हेपेटाइटिस बी सी का ज़रूर टेस्ट करवाएं। अच्छा, दूसरी तरफ मेरे तो सिजेरियंस भी जब भी हुए हैं व्यूअर्स, मुझे मेरा हेपेटाइटिस बी सी का हुआ। आई रिमेंबर many years ago when I was 17 years old या 18 years old, I was 21, मेरा अपेंडिक्स जब रिमूव हुआ था, तब भी मुझे याद है मेरे को 50 दफ़ा हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट हो चुके हैं। ये बेसिकली WHO की रिकमेंडेशंस है। अच्छा, दूसरी तरफ एक चीज़ हमें सबको व्यूवर्स को बताना चाहेंगे, हेपेटाइटिस बी सी का इलाज बहुत आसान है जब तक अगर आपको इनिशियल स्टेज में पता चल जाए। 3 से 6 महीने हेपेटाइटिस सी की दवाई खानी है तो उससे ठीक हो जाना है। और उसी तरह जिस तरह टीबी को भी 3 से 6 महीने आप उसकी मेडिसिन लें तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन मसला वहाँ पे आता है डॉक्टर साहब कि अक्सर लोग जब उनकी तबीयत ज़रा बेहतर होनी शुरू हो जाती है, अपनी दवाई की जो खुराक होती है वो लेनी छोड़ देते हैं। कहते हैं 2 हफ्ते में तबीयत, मैं क्यों हर रोज़, फिर एक दिन छोड़ी, एक टाइम छोड़ी, दूसरे टाइम छोड़ी, फिर एक और छोड़ी, फिर भूल ही गए, फिर हफ्ता नहीं ली। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत अच्छी अवेयरनेस आती जा रही, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी में अमूमी तौर पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा दफ़ा कोई अलामात तो होती नहीं है। पेशेंट अपनी मर्ज़ी से इलाज के लिए आ रहा होता है, और गवर्नमेंट ने तो हर DHQ में तकरीबन सब हॉस्पिटल्स में हेपेटाइटिस क्लिनिक बनाया है जहाँ पे फ्री टेस्ट हो रहे हैं, फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रेशराइज इस काम के ऊपर प्रेशर दिया हुआ है कि हर किसी का हेपेटाइटिस टेस्ट होना चाहिए, हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसलिए वो जो कंप्लायंस वाला इशू है वो भी काफ़ी हद तक इसमें रिजॉल्व होता जा रहा है। अब सिर्फ एक मसला रह गया कि लोग बस विलिंग हों कि हमने जाके अपना टेस्ट करवाना है, कोई टेस्ट पे पैसे नहीं लगने, कोई PCR पे नहीं लगने, दवाइयाँ फ्री हैं, फॉलोअप फ्री है, सारा कुछ हो रहा है। बस प्रॉब्लम ये है कि लोगों में एक विलनेस होनी चाहिए कि हमने जाके बस इलाज करवाना। तो हेपेटाइटिस बी सी अगर कम्प्लिकेट हो जाए तो बहुत ख़तरनाक है, लेकिन इनिशियल स्टेज में अगर इसका इलाज हो जाए तो ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, डी कौन सा है? हेपेटाइटिस बी के साथ उसकी एक समझ लें कि छोटी बहन है डी, वो इकट्ठी होती हैं, अकेला कभी भी डी नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो थोड़ी ट्रीटमेंट मॉडिफाई हो जाती है। हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट हो रही होती है लेकिन थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है। अच्छा, में लोग ना ये कहते हैं कि यार कौन बार बार इलाज कराए, महंगा बहुत है, कौन बार बार आए जाए। व्यूअर्स, एक्चुअली तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको कम्प्लीटली फ्री ट्रीटमेंट और नुस्खे दवाइयाँ साथ दे के भेजा जाता है। और हेपेटाइटिस क्लिनिक्स तो स्पेसिफिकली जोर दे के एक स्पेशल प्रोग्राम है, हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके जरिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। और जब गवर्नमेंट आपकी व्यूअर्स इतनी सपोर्ट कर रही है, जब हेल्थ सेक्टर आपकी इतनी सपोर्ट कर रहा है, तो फिर समझ नहीं मुझे आती कि क्यों। अब जैसे हमारे जानने वालों में दो मीडिया में हमारी फ्रेंड है, उसने रिसेंटली बताया कि उसकी अम्मी को कैंसर हो गया। मैंने कहा क्या मतलब? कहती वो उनको हेपेटाइटिस सी था, अब उनको कैंसर हो गया। तो मैंने कहा हेपेटाइटिस सी था, तो फिर मैं चुप हो गई। मैंने कहा ऑब्वियसली अब उनको ऑलरेडी हो गया कैंसर, अब मेरे कुछ कहने या बोलने से क्या फ़र्क पड़ जाने। लेकिन वो कैंसर पे तो बात तब भी जाती है जब आप इलाज नहीं करते, इलाज नहीं करवाएंगे, और ये इसकी बड़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। एक तरफ सारे डर रहे होते हैं कि हाय कैंसर, एक डरावनी चीज़। अच्छा, फिर चीज़ें सारी वो करनी है जिनसे जो हमें कैंसर के करीब लेके जाती हैं। और देखें, जिस्म का कोई भी ऑर्गन अगर आप रिप्लेस करवाते भी हैं, जैसे अगर आपके जिगर की सर्जरी हो भी जाती है और कर भी लेते हैं, तो उसके भी तो हज़ारों और कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये नहीं कोई समझता। क्वालिटी ऑफ लाइफ वैसी कभी भी नहीं हो सकती जो कुदरती ऑर्गन के साथ है। सो डॉक्टर साहब, फाइनली अगर हम अपनी गुफ्तगू को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं, तो आज की हमारी गुफ्तगू को आप कैसे कंक्लूड करेंगे? ए और मतलब ई को तो आपने बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब ये वाला जो हमारा हेपेटाइटिस सी, बी, सी एंड डी है, इसके बारे में एक पब्लिक सर्विस मैसेज। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, पीला यरकान तो आप घर पे खुद, अनलेस कॉम्प्लिकेशन या कोई सीरियस चीज़ ना हो, आप आराम से घर पे कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो चीज़ है, इसका इलाज भी आप घर पे ही करते हैं,
लेकिन उसको फॉलो करना विजिलेंटली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और सच्ची बात है पीले अरकान में जैसे आपने कहा दवाइयाँ भी नहीं देते, दवाइयाँ देनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे ही आपका जिगर कमज़ोर होता है तो आपने और उस पर प्रेशर डाल दिया। तो इसके केस में एक हमारी कंक्लूडिंग जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे व्यूअर्स को देंगे। अच्छा, हेपेटाइटिस बी, सी और डी को काला अरकान कहते हैं। इसके जो पाकिस्तान में मरीज़ हैं वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब हैं। प्रॉब्लम ये है कि 80% तक जब तक इन्होंने जिगर को ख़राब नहीं कर देना अलामात नहीं आती, तो इसलिए हर पाकिस्तानी का हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट होना चाहिए। और इसकी जो ट्रीटमेंट है, जो एफिकेसी है इसकी ट्रीटमेंट की, वो 90% से ज़्यादा, और हेपेटाइटिस सी में तो 99% जो लोग हैं हेपेटाइटिस सी वाले जो वो ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो जाते हैं। और पंजाब के तकरीबन सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये इलाज फ्री हो रहा है, टेस्ट फ्री हो रहे हैं, सब कुछ फ्री हो रहा है, और सिर्फ आपने उठना है, घर से आना है, अपना टेस्ट करवाना है और दवाई खा लेनी है। अच्छा, दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, बहुत मिनिमम से साइड इफ़ेक्ट हैं। पहले पुरानी बात होती थी हेपेटाइटिस सी के टीके लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो कि दवाइयाँ बड़ी सख्त हैं। भाई अब तो व्यूअर्स कीमोथेरेपी भी आप ओरली ले सकते हैं अगर मतलब एक सर्टेन किस्म का कैंसर हो। जो तो पैनाडोल ले सकता है ना, वो हेपेटाइटिस सी की दवाई भी ले सकता है। ये इस कदर आसान इलाज हो चुका है। हाँ, अगर इलाज नहीं करवाएंगे जिगर सुकड़ जाएगा, पेट में पानी पड़ेगा, खून की उल्टी आएगी, उसके अलावा गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, जिगर का कैंसर हो जाएगा। इन सब चीज़ों से, इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सिर्फ हेपेटाइटिस सी की एक गोली खानी है, हेपेटाइटिस बी की एक गोली खानी है, 6 महीने का इलाज है, उससे जान छूट जानी है, बस इतनी सी बात है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू। व्यूअर्स देखें, हम कोशिश करते हैं कि जो भी मामलात हमारे मुल्क में इर्द गिर्द चीज़ें चल रही होती हैं हम उसी से रिलेटेड बात करें। लास्ट वीक टाइफाइड की इसलिए बात की क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइफाइड फैला हुआ है। तो उसी तरह जिस तरह टाइफाइड, अब देखें ना बच्चे पानी में खेलना शुरू हो गए हैं, कुछ बच्चे स्विमिंग की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो ऊंच नीच के मामला चल रहे हैं, तो टाइफाइड फैलना शुरू हो गया है। सो जब ये एक चीज़ चल रही है तो हेपेटाइटिस का भी अब टाइम फिर आना शुरू हो गया है। देखिए, अगर हम पीले अरकान की बात करें और अगर हम बी सी एंड डी की बात करें तो उसमें तो सारा साल व्यूअर्स आपने एहतियात करनी है कि अगर आप किसी जगह पे, अच्छा एहतियाती तदाबीर जल्दी से बता दें। और एहतियाती तदाबीर सिर्फ सिंपल ये है नीडल्स कि किसी की यूज़ हुई जिसमें बॉडी फ्लूइड्स, जिसना ब्लड है या थूक है या जो भी बॉडी फ्लूइड्स की किसी के साथ अगर कोई चीज़ यूज़ हो रही है उसे आपने यूज़ नहीं करना। जैसे रेज़र हैं, नीडल्स हैं, सिरिंजेस हैं। पाकिस्तान में, खैर दुनिया में जो सब डाटा है वो कहता है 40% हेपेटाइटिस जो बी सी फैलता है वो ख़राब सिरिंजेस से या इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस से फैलता है। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि लोग रेडियो पे जाके गन्ने का जूस और ये वो पी रहे थे, वो पीला अरकान ए और ई, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना। सो वो होता है ना कि किसी को हेपेटाइटिस सी हो गया तो कह रहे हाय बाहर तो बड़ा खाना खांदा है, उनको इस वजह से नहीं हुआ, उनको वैसे भी बाहर से नहीं खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए। लेकिन अगेन बी सी एंड डी गलत नीडल्स का इस्तेमाल, मियाँ बीवी का जो एक रिलेशन होता है वो इन सब चीज़ों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो फिर इसका फैलना होता है। और अगर किसी एक इंसान को हो घर में तो फिर उसको एहतियात करनी चाहिए विद द रेस्ट ऑफ द हाउस होल्ड, स्पेशली अगर आप मियाँ बीवी हैं। तो यहाँ पे हम अपने इस सेगमेंट को कंक्लूड करेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जहाँ हम इतनी पॉजिटिव बातें करते हैं तो मदर अर्थ को सेव करने के लिए हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, हमारा यूथ क्या कर रहा है उस पर हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें बहुत ही फिनोमिनल यंग लेडीज़ ने ज्वाइन किया है। उनमें से एक लेडी ज़रा थोड़ी सी बड़ी उम्र की है, लेकिन नहीं यंग गोल, अगर आप यंग नहीं है तो फिर मैं बहुत ही ओल्ड हूँ, तो आप यंग हैं तो मैं भी कुछ तकरीबन यंग हूँ, और जो सामने बैठे हैं वो तो यंग ही यंग है। तो इस वक्त हमारे साथ, एज यू नो व्यूअर्स, मैं तो हमेशा इनको एक लाइफ कोच भी कहती हूँ, एजुकेशनिस्ट हैं और टीचर ट्रेनिंग्स भी कराती हैं। एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी जिन्होंने अपनी, अगर मैं ये कहूँ कि पूरा करियर तालीम और तालीम की इम्प्रूवमेंट की तरफ डेडिकेट किया है तो ये बात गलत नहीं होगी। हमारे साथ आज हैं गुल हसन।
अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पहले ही बात कर ली ना हमने, सलाम तक बात ही नहीं पहुंची। वो सलाम जब किया तो उस वक्त तो पहले गप लग चुकी थी। वो जरूरी थी। हमारा यही प्रॉब्लम है ना। That's right. अच्छा मैं आपको ये बात बताऊँ एक मजे की, व्यूअर्स के पीपल थिंक दैट आई हैव नोन गुल बिकॉज लाइक हम कोई क्लास फेलोज या फ्रेंड्स, एक तो मुझसे उम्र में छोटी है, पहली बात मैं क्लियर कर दूं तो इसकी डांट भी खाती है मेरे से। दूसरी बात ये हमजा की टीचर थी, फर्स्ट टीचर। फर्स्ट टीचर, हमजा की पहली एवर टीचर क्लास 1 में यस। ये थी। उससे पहले तो व्यूअर्स फनकारियाँ चल रही होती हैं। हाँ। और वहाँ से मेरी गुल के साथ एक डायनामिक क्रिएट हुआ और मैंने रियलाइज़ किया कि ये लड़की कितना एफर्ट करती है। तालीम, देखिए तालीम तो हम दे ही देते हैं बच्चों को, लेकिन किस क्वालिटी की तालीम देते हैं, उनका कितना इंटरेस्ट होता है लर्निंग में, ये बड़ा मैटर करता है। सो आज आप क्या शाकार लेके आई हैं? 8 शाकार। 8 शाकार हैं दीज यंग गर्ल्स। जोगन सबसे अच्छी बात यह है कि जो इनका प्रोजेक्ट है, द इंसेंटिव इन्होंने खुद सोचा, और एनर्जी डायलेमा, इतना बड़ा क्राइसिस है ये हमारे मुल्क में इस वक्त, और हम बड़े इस चीज़ का एहसास नहीं करते हैं कि जी लाइट्स ऑफ करनी है, सोलर पैनल्स का यूज़ करना है, बायोगैस का यूज़ करना है। लेकिन इन बच्चों का ये एक एनुअल प्रोजेक्ट था और इन्होंने यही सोचा कि हम किसी ऐसे टॉपिक पे काम करें जिससे हमारे मुल्क को भी फ़ायदा हो। अच्छा हमारी जब इस पर थोड़ी सी गप लगी तो द रीज़न मेरा इस तरफ बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हुआ इस बिकॉज व्यूअर्स हर बंदा पिट रहे, बिजली का मसला, गैस का मसला, ये मसला, वो मसला। अच्छा उस मसले को ठीक करने के लिए एज सिविल सोसाइटी हम लोग नहीं आगे बढ़ रहे, हम सारा मलबा डाल देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। तो मुझे एक बात पता है, क्या गवर्नमेंट आके आपके घर की बिजलियाँ और गैस खुद बंद करेगी? ऑब्वियसली नहीं करेगी। खुद करना है ना, हमें हर खुद भी बंदे कुछ ने करना है। अपने अपने घर, अपने अपने इर्द गिर्द की जिम्मेदारी लेनी है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जब इस प्रोजेक्ट का हमें पता चला तो हमने सोचा कि ये भी तो एक अचीवमेंट है, ये कोई भी टॉपिक चूज कर सकते थे, बट दे चोज द एनर्जी डायलेमा। इस पे हम अभी बात करेंगे, लेकिन ये जो ब्रिलियंट यंग लेडीज़ हैं, ज़रा हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रा सबको बताएं कि इनके नाम क्या है, इनकी उम्र क्या है और किस क्लास में है। जी, वन बाय वन। चलो यू स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिफा मिर्ज़ा है और मैं ग्रेड 5 में हूँ। ग्रेड 5 में। हाउ ओल्ड यू जा? 10। 10 years old। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। इन द माइक माय ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सोफिया फातिमा मखदूम। आई एम 10 years old in grade 5। मतलब ये लोग 10 साल के हैं। एंड अवेयरनेस देखो, मेरा बेटा 9 साल का है हसन, एंड आई मीन आई कैन सी, आई मीन द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बेटा। माइक पास ऑन कर दो। यस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परीशिया गानी है एंड आई एम 10 years old and I am in grade 5। माशाल्लाह। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहानी है, तहानी मुआज़। मैं grade 5 में हूँ and I am 11 years old। थैंक यू बेटा, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ दीना खान and I am in 5th grade and I am 11 years old। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रेना हसन। मैं 5वीं जमात में हूँ और मैं 10 साल की हूँ। क्या बात है आपकी कि आपने पूरी बात उर्दू में कर दी। हमारे बच्चे ना थोड़े थोड़े, जिनको हम कहते हैं ना थोड़े बर्गर बच्चे हैं, तो अंग्रेज़ी उर्दू वाले मामले में स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इनको ये समझाया कि भाई बहुत से लोगों को जो हमें स्क्रीन पे देख रहे हैं शायद उनको ना अंग्रेज़ी आती हो और वो उर्दू में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो हमारे बच्चों ने 1 सेकंड में पिवट किया। एब्सोल्युटली। ब्रिलियंट बच्चे हैं। हाँ जी। हमारा एवर स्माइलिंग बच्चा, है ना? हमारी गुड़िया। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वलिया फातिमा गर्देज़ी है और मैं 10 साल की, मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। वेलकम टू द शो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है और मैं 5 के जमात में पढ़ती हूँ और मैं 10 साल हूँ। 10 साल की हूँ। वेलकम टू द प्रोग्राम गर्ल्स। अच्छा, थोड़ा सा अगर इस प्रोग्राम का आप हमें ओवरव्यू दे दें, फिर मैं चाहूँगी कि हमें ये पता चले कि इन ये जो अच्छा बाय द वे इट वाज 8 of you पीपल या और भी लोग थे प्रोजेक्ट का हिस्सा? 8। ये आप 8 का टोटल लोग आए, तो फिर सब ने क्या क्या रोल प्ले किया, मैंने आप लोगों से एक एक करके जानना है, ठीक है? पहले आप बताइए कि ये एग्जैक्टली प्रोजेक्ट था क्या? बेसिकली जोगन द नेम जो इनका प्रोजेक्ट का बता रहा है, एनर्जी डायलेमा, इनका माइंडसेट ये था टू फिगर आउट अ वे कि हम इतने जो एनर्जी क्राइसिस हैं, पेट्रोल पे शोर मच रहा है कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, बिजली की प्राइस बढ़ गई है, और उसको कंजर्व कैसे किया जाए। सो दीज गर्ल्स दे गॉट टुगेदर और इन सब ने अपनी अपनी एक लाइन ऑफ इंक्वायरी चूज़ की है। दे ऑल हैव अ डिफरेंट टॉपिक। किसी ने बायोगैस पे काम किया है, किसी ने सोलर पैनल्स पे काम किया है, किसी ने थर्मल एनर्जी पे काम किया, कि हम हर तरह से किस तरह डिफरेंट चीज़ों को प्रिजर्व करके इसको बचा सकते हैं। और इसके लिए बड़ों को अवेयरनेस, मतलब मुझे ऐसी ऐसी बातें इनसे पता चली हैं जो मुझे नहीं पता थी। बिकॉज बायोगैस का पहला यूनिट कहाँ था, इन्होंने विजिट किया। अच्छा एक सेकेंड,
कोई मुझे अपनी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स शेयर करना चाहेगा? एक एक चीज़ कोई भी बंदा शेयर कर ले। बायोगैस किसका था? चलो लेट्स स्टार्ट विद दैट। चलो बायोगैस पे किसकी लाइन ऑफ इंक्वायरी थी? यू गाइस नो बायोगैस पे कौन बात करेगा? शिफा? अच्छा चलो आलिया आ जी जाओ बेटा, वालिया, आपका माइक वालिया लगा हुआ है बेटा। बाबू। हाँ हाँ Biogas is Pakistan and Punjab's first animal manure project that they made, and when we went to the biogas, बायोगैस यानी कि बनती है बेसिकली व्यूअर्स आसान अल्फाज में गोबर से। हाँ जी, बिल्कुल Right? बिल्कुल। जी। so when we went to the gas plant, so over there we saw that a lot of people, they were taking cow dung, they were using cow dung and water, and they were mixing that together, and they were putting it in a very big type of balloon तो to make वो it steamy. गोबर को, काव डंग को हाँ। और पानी को मिक्स करके एक बड़े से गुब्बारे में डाल रहे थे। जी। अच्छा, फिर उसको उन्होंने किया, when it was turned into steam, they took it out and they put it in a cleaning system. तो उसका धुआं निकला और उसको जी। सफाई के एक सिस्टम में डाल दिया। जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद जब वो क्लीन हो गया तो उन्होंने उसको वो हाउसेस में भेज दिया, फैक्ट्रीज में भेज दिया, उन्होंने फिर जगहों में भेज दिया। और ये बायोगैस जो है ये हमें प्रोवाइड करती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, जैसे कि बिजली भी। बिजली इट कैन बी कन्वर्टेड ऑन, बताओ ये मुझे क्या बात, क्या ये बन खुद सकती है? बताएगी, she ये knows क्या क्या everything। बिजली बन सकती है? बिजली, गैस, सुई गैस बन सकती, सुई गैस टाइप चीज। हाँ, बिजली बन सकती है और गैस बन सकती ये दोनों इससे बन जी। सकती है। वो रिप्लेस कर सकती है बायोगैस बिल्कुल ठीक। तो बेसिकली। ये बायोगैस हो गई। और कोई चीज? सोलर पैनल्स पे कौन बात सोलर पैनल के बारे में मुझे कौन बताएगा? शिफा यू कैन टेल अबाउट योर आल्सो, हाँ बता दो जो भी बताना है। बल्कि ऐसा करते हैं कि वन बाय वन आप हाँ, मुझे बताएं। चलो शिफा, आप जी बताओ गुड़िया, पहले। आप बताओ। है। मेरा टॉपिक सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर है कि हम एनर्जी का एक सस्टेनेबल यूज़ कैसे रखते हैं। जैसे अगर हम घर में हैं तो हम अपने घरों के रूफ टॉप पे हम सोलर पैनल्स लगवा लें, उससे जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो और उसका कम होएगा। और दूसरा हम क्या कहते हैं, हम लाइट जब हम कमरे से बाहर जाए तो हम सारी लाइट्स बंद करते हैं क्योंकि फिर वैसे वेस्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी। और बात ये कि व्यूअर्स, जो सबसे मज़े की बात है कि इवन गवर्नमेंट के लेवल पे और जनरली ऑल्सो सोलर घर को कराना, उसके ऊपर इतनी वर्किंग हो रही है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अफोर्डेबल बनाना। क्योंकि नो डाउट आपने अगर 5-10 लाख रुपए का सोलर घर पे लगवा लिया, 10 लाख रुपए का करके या वटेवर, तो वो जो एक टाइम पे इतना बड़ा खर्चा करना पड़ता है ना, वो कमर तोड़ देता है। इवन दो वो आपको लॉन्ग टर्म बहुत बिजली सेव कर देते हैं। मैं अक्सर ये लोगों को जाके समझाती हूँ कि कर ले। वो कहते हैं आप भी बिल्कुल कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं कि हमारा 50,000 का या 40,000 का बिजली का बिल ना है, लेकिन 10 लाख एक साथ लाए किस तरह? तो एक हमारा ये भी चैलेंज है कि अफोर्डेबल सोलर एनर्जी। और जोगिन, मुझे इन बच्चों से ही पता चला है कि गवर्नमेंट अब ऑलमोस्ट जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं स्टेप बाय स्टेप उसमें सोलर पैनल्स लग रहे हैं। व्हिच इज ब्रिलियंट। वो हॉस्पिटल्स में सोलर पैनल्स वो लग रहे पैसे हैं, बचेंगे तो वो पैसे बचेंगे। किसी बेहतर जगह लग सकते हैं। एब्सोल्युटली, वो भी इनकी ही फाइंडिंग से मुझे ये बात पता चली कि गवर्नमेंट Amazing. इस पे भी काम कर रही है। Okay. सोफिया, नेक्स्ट आप, या माइक ले लो। आपका ले लो। माइक नहीं है आपके लगा। हाँ जी जान। My topic is about energy access in developed versus developing countries. Energy access in developed countries. ऋषि आप बता दो, आप बता आप दो, बता दो। यू कैन टेल। My topic is non व्यूअर्स, काम हमारे बच्चों ने ही किए, बट कुछ लोग थोड़े कैमरा शाय होते हैं ना। ऑब्वियसली आप सबके लिए पहला एक्सपीरियंस है ना, पहला टीवी पे। experience है, सो हाँ। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत वो स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो अगर कुछ मिस हो रहा है या भूल रहा है whatever, तो ये मत सोचिएगा, ये 8 बच्चों का इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एफर्ट है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट। जस्ट बिकॉज अगर कोई शाय हो रहा है या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है तो डोंट थिंक कि उन्होंने काम नहीं किया। बिल्कुल। देखिए, नहीं, काम नहीं, करने सबने वाले काम किया। बोलते कम है, काम पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, True, जो that's सीधी true. बात है। That's जी true. गुड़िया। मेरा टॉपिक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी घरों में भी इस्तेमाल होती है, जैसे कि गैस, कोल और बहुत सारी चीज़ें। तो हम खाना भी पका सकते हैं उससे। अब देखो ना, जैसे कोयला जिसको हम कोल कहते हैं, जब आप उसको जलाते हैं तो क्या फैलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो बेसिकली एक जानलेवा गैस है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कुछ हद तक हमारी बॉडी की उसकी ज़रूरत भी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमें मार ही देता है, राइट? एग्जैक्टली। और पोल्यूशन को कितना, और पोल्यूशन इतनी बढ़ाता है, और फिर जब हम स्मॉग के पीछे पिट रहे होते हैं और चीज़ों के, तो ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, राइट बेटा? चलो परीक्षा, कैन यू पास इट ऑन टू? जी जान।
धानी, आपका लाइन ऑफ वर्क क्या था? I think I should tell what types of energy they are. You can tell बिल्कुल, that. कौन कौन से हाँ. टाइप से एनर्जी के जान? Energy is used for different things. People use it for working. There's different types of energy. There's energetical energy, chemical energy, thermal energy, and energy. many more. Thank you. Thank you, Jan. Thank you. Can you pass it up? Yes. My Our lovely girls in the back. My topic is renewable energy, which is becoming really important for our future. Renewable energy helps us produce electricity without harming the environment or relying too much on expensive fuels, and it can also improve the quality of our life and reduce pollution while creating new job opportunities. And if we focus more on using these clean energy sources, we can create a more stable and sustainable future for our country. बिल्कुल Thank सही. you. रिन्यूएबल एनर्जी जरा आप उर्दू में समझाएंगे? कौन इनको ही Renewable कहते हैं. energy. कौन बताएगा उर्दू में? शिफा? हाँ. रिन्यूएबल एनर्जी जुगिन खाला को बताओ. जी जान. रिन्यूएबल एनर्जी वो वाली एनर्जी है जो आप जो लिमिटेड नहीं होती, जो लिमिटेड नहीं होती, जो लिमिटेड नहीं जितना होती, मर्जी यानी आप कि use अगर करना आप चाहो उसको तो. बार बार यूज कर सकते हैं. Reusable कुछ ऐसी चीजें होती हैं. सोलर. सोलर. सूरज हो गया. सूरज है, जो सूरज हमें तो ही- खुद ही आ जाता है. हाँ, exactly. और विंड मिल्स भी होते हैं जो विंड मिल्स भी भी होती होती हैं. बिल्कुल सही. हॉलैंड में ना. बिल्कुल सही. जी जान. जी जाए. My topic is government policies and थोड़ा energy. सा अगर हम उर्दू में मेरा बच्चा समझाएंगे ना. मेरा टॉपिक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, और मैंने इस टॉपिक से सीखा है जो गवर्नमेंट क्या कर रहा है हमारे लिए जो एनर्जी सेव हो जाए. वो एक ग्रिड स्टेशन पे वर्क कर रहे हैं, और 20 मेगावाट बायोगैस प्रोजेक्ट पे भी, और बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वो वर्क बहुत हार्ड कर रहे हैं क्योंकि हमारा एनर्जी सेव हो और हम रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें. अब आप देखें ना कि अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो आप ये हाँ. देखें कि इलेक्ट्रो बस का जो प्रोजेक्ट था. Exactly. मैम मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, गॉड ब्लेस हर, हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब, एक वो बात हो गई. देन अगर आप बात करें, देखिए हर तरीके से अब जैसे कि जो इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती थी वहाँ पे अब कैमराज लगा दी गए हैं फॉर मॉनिटरिंग. चेक एंड बैलेंस शुरू हो गया. ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड करती हैं, बट वही वाली चीज़ है ना, गवर्नमेंट अपना हिस्सा डालेगी. सिविल सोसाइटी ने, हम लोगों ने, जिन्हें हम हाँ. अवाम कहते हैं, उन्होंने अपना हिस्सा डालना है. अब कितनी प्यारी बात है कि बच्चों को अवेयरनेस आ गई है. हमारा एक बेबी रह गया प्यारा सा. ईमान. जी ईमान जान. को माइक दें. ओके, आ जाओ ईमान. मेरा टॉपिक है एनर्जी पॉवर्टी और उसके इफ़ेक्ट्स ऑन डेली लाइफ. Energy poverty is when a person does not have reliable or affordable access to electricity, heating, and clean gas. बिल्कुल This, सही. हाँ. which would make everyday life harder. अब वही वाली बात ना जो अभी बेटे मैं 2 मिनट पहले कह रही थी कि अब सोलर पैनल तो लोगों ने लगाने हैं, लेकिन सोलर पैनल्स खरीदने बड़े मुश्किल है क्योंकि एक्सपेंसिव हो जाता है. Affordability की बात आ जाती है ना सारी. पहले से हाँ. बहुत बेहतर हो गया है. हाँ. बहुत चीज़ें कम हो गई हैं. पहले तो इतने इतने महंगे लग रहे थे, अब चीज़ें बेहतरी की तरफ Taxes कम हो गए हैं, उस पे Taxes काफी कम हो फर्क गए. पड़ गया. Yes. So definitely. हाँ. Do you want to add anything else, Jan? This affects people in around the world, which make, especially in developing areas. Especially बिल्कुल in सही developing आपने areas कहा. like हमारे लेकिन अब मुल्क. हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं. बिल्कुल हैं. तो गुल, इस आज की जो हमारी ये एक नशिस्त है और जो हम बात करें, इसको ज़रा आप कंक्लूड करेंगी, क्योंकि मेरा तो आपसे बच्चों को लाने की सबसे, मतलब आप अकेले भी आके बात कर सकती थी कि बच्चों ने बड़ा कितना इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट किया है, लेकिन व्यूअर्स द रीज़न वी वांटेड कि ये बच्चे, कि देखिए अगर 10 और 11 साल की यंग लेडीज़ को अवेयरनेस है. अवेयरनेस है, वो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ करी. उन्होंने जा के देखें कि कितना खूबसूरत, आपके हम तस्वीरें भी आपके साथ शेयर करें, इतना इन्होंने एफर्ट किया. तो क्या हम अपने घरों के अंदर ही जो मामलात हैं उनको नहीं ठीक कर सकते, जस्ट अपने लेवल पे और अपने इर्द गिर्द, और अपने बच्चों को सिखाएं और ना, सबसे इम्पोर्टेंट है. हाँ. और गुलमेरी जान, अपने इर्द गिर्द जब और ये ठीक करेंगे, हर बंदा अपने इर्द गिर्द करेगा तो मसला ही खत्म हो जाएगा. हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे कुछ करते नहीं है, और हम बेसिकली जोगन, लाइक टू कंक्लूड, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, आई नो. इन बच्चियों का आज लाने का मकसद ही ये था कि लोगों को भी पता चले कि इस छोटी उम्र की बच्चियां भी अगर ये सोच सकती हैं कि हमें इस टॉपिक पे एनर्जी के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए काम करना है और इसको बचाना है और अपनी एनवायरनमेंट को, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो आई थिंक बड़ों को और डिफरेंट स्कूल्स को और इंस्टीट्यूट्स को भी ये अवेयरनेस प्लेटफॉर्म्स बच्चों को देने चाहिए ताकि और भी बच्चे इनकी तरह काम करें और हमारे मुल्क, ऑफ कोर्स हमारा फ्यूचर ही है.
तो आपकी मेहरबानी, जब इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे बच्चे करते हैं, जो हमारे देखिए जो हमारी नेशन बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग से जो इन बच्चों ने काम किया, दे हैव प्रूवन टू बी सिटीजंस ऑफ द वर्ल्ड, Absolutely. नॉट जस्ट सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि आज ये बच्चे जो एफर्ट कर रहे हैं और जो एक चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ अगर हम लोग प्रॉपरली वर्केबल बना देते हैं तो इनकी जनरेशन और इनके बाद आने वाली जनरेशन उसका फ़ायदा उठाएंगे। देखो अब जिस तरह बलिया सेट बायोगैस है और बन रही है और उसके क्या फ़ायदे, इनको अवेयरनेस है, तो कल को ये उस पर मे बी उस फील्ड में जाने की इनको एक हो कि हम उस फील्ड में जाएं और फर्दर इस पर डेवलपमेंट करें, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारे मुल्क को ही फ़ायदा है ना। उसके बाद ऑफ कोर्स प्लानट आता है आपके, यू नो, आहिस्ता आहिस्ता। तो बेसिकली इनका सारा थीम वाज एनर्जी, प्लानट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एवरीथिंग। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को अवेयरनेस दी जाए इस चीज़ की, और ये तो माशाल्लाह दे आर ऑल वेरी गुड एट इट। But I just want to say I'm extremely proud of you girls and thank you so much कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, बिकॉज आप लोगों को देख के शायद और पेरेंट्स भी इंस्पायर हों कि वो अपने बच्चों को भी इनकरेज करें कि वो आगे बढ़ें। थिंक अबाउट इट, आप लोग 8 लोग हो, आप लोगों को देख के हर एक बंदे को देख के अगर एक और बंदा एफर्ट करना शुरू हो जाता है, 16 हो गए। अब 16 लोग अगर एफर्ट करते हैं तो क्या हुआ, 32 हो गए, और इसी तरह पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चों, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड गुल, आई लव यू, हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग और मज़े का और इनोवेटिव लेके आती हैं। आपकी फाइनल थॉट्स मैंने हमारे व्यूअर्स के लिए पैगाम ज़रूर लेना है, लेकिन किचन में एक झाती मारनी ज़रूरी है। जी शेफ जी, हमारी बीफ निहारी बिल्कुल रेडी है। वैसे तो ये गाय की है जी, हमारी हड्डियों की नहीं है। आपकी उन्होंने कहा ना हमारी बीफ निहारी, तो देखिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि मैं अपनी निहारी बनाऊं, लेकिन ओके, थैंक यू सो मच शेफ नूर, गॉड ब्लेस यू। और आप ये देखिए शेफ नूर, हम लोग जब स्कूल में होते थे तो एक सर्टन लिमिटेड पढ़ाई वगैरह के अलावा कुछ नहीं होता था, कोई प्रोजेक्ट भी होता था वो इंडिविजुअल होता था, आप चार्ट पेपर बना के चीज़ें ले आते थे। बिल्कुल, आई लव द फैक्ट दैट ये कलेक्टिव जो एफर्ट है, स्कूल को बहुत इसका एक जाता है, डेफिनेटली उनको क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि वो इन बच्चों को प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अगेन कंक्लूडिंग कि सबसे पहले अपने घर में अपने बच्चों को ये बात सिखाएं कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद वो कलेक्टिव लेवल पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और स्कूल से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बाकी स्कूल्स भी अपने बच्चों को दें जहाँ ये अवेयरनेस वो फैला सकें और इस पर काम करने का उनको मौका मिल सके। एंड स्पेशल इंकरेजमेंट फॉर द गर्ल्स टू प्लीज़ कैरी ऑन डूइंग सच अमेजिंग वर्क। और आपके स्कूल का भी बहुत शुक्रिया कि आपको आने की इजाज़त दी, और उससे बढ़ के आपके पेरेंट्स का स्पेशली शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच गर्ल्स, थैंक यू गुल। आपको तो थैंक यू वैसे कहना बनता नहीं, आप तो अब बिल्कुल अपनी नहीं है। बनता। हाँ, अब जब कोई मुझे होता है ना कि एक फतूर चढ़ता है तो फौरन हम गुल को फोन कर देते हैं, गुल हम इस चीज़ के बारे में प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल। अब तो गुल भी हमसे थोड़ी तंग होना शुरू हो गई है, नहीं, मैं लेकिन आपसे तंग नहीं हो सकती। ये मॉर्निंग शो का डिलेमा है। आपने एनर्जी डिलेमा रिजॉल्व किया, अब अगला हम मॉर्निंग शो का डिलेमा रिजॉल्व करेंगे। Done. तो व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा, हमारी इन बच्चियों के लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा, और इनके पेरेंट्स का स्पेशली शुक्रिया कि उन्होंने बच्चों को ऑनर आने दिया, और जो इन्होंने बाहर जा के डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट लोकेशंस पे, ये नहीं है कि इन्होंने घर पे बैठ के ऑनलाइन मतलब चैट जीपीटी से 6 सवाल पूछ के किया, इन्होंने फिजिकली जा के ये चीज़ें देखी, उस पर रिपोर्टिंग की, उसके ऊपर पूरा काम किया, और फिर ये प्रोजेक्ट जो है वो एक शेप लेके सामने आया, और ये इनका फाइनल प्रोजेक्ट है, तो उसके ऊपर इन्होंने ग्रेड भी होना है, तो इनके लिए दुआ भी कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।